jungle. अरे चलो भाई स्टार्ट करते हैं नया सब्जेक्ट। क्या नाम है? क्या MDCS कंपनी लॉ हम लेंगे इसमें से, जो कि है तुम्हारा चैप्टर क्रमांक 1 पन्ना क्रमांक 1 से लेके 116। हाँ, फर्स्ट पार्ट कंपनी लॉ, कॉर्पोरेट लॉ इंक्लूडिंग कंपनी लॉ, ये पूरा पार्ट हमारे नाम है। ओके चल ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपन। बहुत सारे केसेस हैं, सुन। सबसे पहले कुछ की बात करते हैं। CS मल्टीडिसिप्लिनरी क्या है? केस स्टडीज। ये जो सब्जेक्ट है ना तुम्हारा, तुम लोगों ने आइडिया तो होगा, ओपन बुक एग्जाम है, बराबर। ओपन बुक का मतलब बुक खुला रख के लिख सकता है, बराबर। इतना तो तुमको समझ में आता है। काम की बात क्या है इसमें? काम की बात समझ अभी। ओपन बुक मतलब बुक खुला रख के पेपर लिख सकता है, लेकिन काम की बात इधर ये है, बुक कौन सा बुक खोल के पेपर लिख सकता है? आंसर इज कोई भी बुक। कोई भी बुक का मतलब कोई भी बुक, मतलब कि तुम्हारे हाथ में जो क्लास नोट्स अपन बनाएंगे ना, वो भी चलेगा, मॉड्यूल भी चलेगा, बेयर एक्ट भी चलेगा, कहीं और से ढापा हुआ कुछ मटेरियल है तो वो भी चलेगा, लेकिन शर्त है कि खुद अपना बुक लेके जाने का, उधर शेयरिंग नहीं चलेगा। दूसरा, सॉफ्ट कॉपी नहीं चलेगा। कोई भी बुक हो हार्ड कॉपी ही चाहिए, हार्ड कॉपी ही चाहिए, ठीक है। तीसरा, ऐसा शीट्स नहीं चलेगा करने का प्रॉपर, या तो बुक बाइंडिंग करवा ले टू बी सेफ, स्पाइरल बाइंडिंग या बुक बाइंडिंग ऐसा कुछ करवा ले टू बी सेफ, ठीक है। मिन बेसिक रिक्वायरमेंट्स पेपर लिखने के लिए। लूज पेपर अलाउड नहीं, क्योंकि क्लास में सबके पास डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है पूरा, तो वो अलाउड नहीं। पूरा पूरा बुक करना का थोड़ा डिफिकल्ट होएगा। यहाँ पे बच्चे लोग जो जाते हैं ना, वो जो बैठते हैं एग्जाम में, तो बैठ के उनका हाइट होता है ना, उतना बड़ा बुक का थप्पी तैयार रखते अपने साथ। क्योंकि तुमने अगर इंडेक्स देखा हो, कंपनी लॉ है, फेमा है, सेबी है, इंसॉल्वेंसी है, तो सबके एक्ट भी तो है, हार्ड कॉपीज, ठीक है। बाकी सारे सब्जेक्ट्स के एक्ट चाहिए या नहीं चाहिए, वो तुमको रिस्पेक्टिव फैकल्टीज बताएंगे, मेरे को नहीं मालूम, मैं अपने पेपर की बात करता है। पेपर में जो पहला कंपनी लॉ इंक्लूडिंग जो कॉर्पोरेट लॉ इंक्लूडिंग कंपनी लॉ वाला पार्ट है, इसके अंदर अपने को सबसे मेन तो एक बात एक्ट, इसके बहुत सारे केस होंगे, मेजर होंगे। कुछ केस, ठीक है, कुछ ही केसेस होंगे जो 2013 वाले लॉ के होंगे, बाकी मेजॉरिटी सब इन्हीं दोनों के होने वाले। यहाँ पे वी आर गोइंग टू कम अक्रॉस मेनी डिफरेंट अथॉरिटीज लाइक BIFR, सिका एक्ट है, ये इस एक्ट में आता है। सरफेसी एक्ट आएगा, समझ रहे? ओल्ड कंपनीज एक्ट तो आएगा ही आएगा, न्यू कंपनीज एक्ट आएगा, CLB आएगा, DRT आएगा, DRAT आएगा। मतलब दुनिया भर के अथॉरिटीज और लॉज अपने सामने आने वाले हैं। बहुत इंटरएक्टिव सब्जेक्ट है, बहुत मस्त सब्जेक्ट है, करने में भी बहुत आता है, क्योंकि फैक्ट्स देखने मिलते हैं। अबे ऐसा भी होता है, अब ये भी हुआ, ऐसा भी केस था, ऐसा सब जानने मिलेगा। अपने को लगेगा कि जहाँ अरे ऐसा तो अपन सोच भी नहीं सकते, या कुछ कुछ तो लगेगा अबे इसके लिए भी केस फाइल करता है, मतलब ये तो कैसा पप्पू जैसा है, उसके लिए भी कोई केस फाइल, वैसे भी केसेस आएंगे, ठीक है। अपने को फर्क नहीं पड़ता, अपने को तो सारे ही करने।
इस पेपर में, इस एग्जाम में तुमको बेसिक अपने साथ क्या कैरी करना पड़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू कंपनी लॉ का मैटर। ठीक है, मेरा जो 100 पेज का मटेरियल है, हाँ नहीं इसमें है पूरा राइटर है। सुन, सबसे पहले अपने को अपने पेपर के लिए इतना रिक्वायरमेंट्स बेसिक होएगा, अपने को चाहिए पूरे मॉड्यूल का हार्ड कॉपी, वो तुम्हारे साथ रहेगा ही हमेशा। दूसरा तुमको लेके जाना पड़ेगा क्लास नोट्स। क्लास नोट्स मतलब जो मैं यहाँ पे बनवा, ये रिक्वायरमेंट्स खाली मेरे कंपनी वाले पार्ट के लिए बोल रहा हूँ, बाकी सारे पार्ट्स के लिए नहीं बोल रहा हूँ। क्लास नोट्स मतलब जो मैं इधर क्लास में बनवाऊंगा, समरी बनाएंगे अपन, ये केस वाइज जो भी केसेस के समरीज अपन ने बनाए, सारे केसेस का समरी नोट्स में होगा, वो एक लेके जाना है। तीसरा, बेयर एक्ट प्रिंट करके लेके जा या मार्केट से खरीद के लेके जा, तुम्हारे ऊपर है, अभी मत खरीदना। जून में अटेम्प्ट है, फरवरी 15 के बाद, फरवरी 20 के बाद खरीदने का। ठीक है, तो उसमें सारे अमेंड वगैरह जो भी है वो इनकॉर्पोरेट हो जाएंगे, तो वो वाला खरीदने का। हो सके तो विथ रूल्स लेने का, लेकिन अगर रूल्स में इतना पढ़ने का टाइम तुमको ऐसे मिलेगा नहीं, तो बेयर एक्ट खाली एक्ट का पार्ट लिया तो भी चलेगा। अमेंडमेंट्स जो भी दिसंबर के बाद अगर कोई लॉन्च होता है, फरवरी में बजट आएगा, बजट में कोई अमेंडमेंट्स वगैरह छोटे मोटे जो भी आएंगे, उसका एक पीडीएफ अलग से कैरी करने का, स्टेपल करके, स्पाइरल बाइंडिंग करके, छोटा हो बड़ा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, रखने का खाली। और एक सबसे इंपॉर्टेंट है मास्टर इंडेक्स, ये नहीं लेके गए तो सबसे वेस्ट है, तुम्हारा टाइम ही वेस्ट है। मास्टर इंडेक्स पता है, मास्टर इंडेक्स इज ओपन बुक है ना, तो उन्होंने तो तुमको एकदम फिक्शनल नाम डाल के, राम श्याम घनश्याम कुछ भी डाल के केस बना करके दिया है। अब वो पूरा जो 2 का केस है, वो केस पढ़ने के बाद, वो 2-2.5 पेज वाला केस पढ़ने के केस अपने बुक में तो खाली कंपनी लॉ के 66 केस लॉज है। मतलब बुक का साइज ही देख ले, बुक का साइज देख के मालूम पड़ेगा कितने केस लॉज अपने बुक में टोटल ओवरऑल सारे सब्जेक्ट्स के मिला करके, बराबर। तो ये पूरा के बुक के अंदर उस टाइम पे कौन सा केस था, ये रीड कैसे करोगे, ढूंढोगे कैसे, डिफिकल्ट हो जाएगा। खाली कंपनी लॉ का ही केस हो जाए तो भी तुम्हारा डिफिकल्ट हो जाएगा, कंपनी लॉ में 66 तो है, तकलीफ हो जाएगा। तो क्या करने का के लिए काम आएगा मास्टर इंडेक्स। मास्टर इंडेक्स क्या होता है, मास्टर इंडेक्स मतलब तुम्हारे बुक में रिवर्स में पीछे के साइड से स्टार्ट हो गई, जो केसेस अपन यहाँ पे करते जा रहे हैं सीरियल नंबर वाइज 1 2 3 4 5 6, वही केस रिवर्स में लिखने का, लेकिन पूरा केस नहीं लिखने का। यहाँ पे मास्टर इंडेक्स में तुम लास्ट पेज पे कॉलम्स बनाना पड़ेगा। कॉलम कैसा रहेगा, सबसे पहले सीरियल नंबर, उसके बाद केस का नाम, चलने भाई, उसके बाद केस का नाम जो अपन ने क्लास में किया वो केस का नाम, उसका या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो, उसके बाद 2 कॉलम, एक नोटबुक का पेज नंबर, एक मॉड्यूल का पेज नंबर, ये 2, ठीक है। ये अपडेट कर और इसको अपडेट करते रहना, ये तुम्हारा काम है। किधर से आ रहे हैं, ये अपडेट करना और ये अपडेट करते रहना तुम्हारा काम है, ठीक है। कोई पॉइंट अगर नहीं समझता है या कोई केस में तुमको समराइज नहीं हो रहा है या कुछ तकलीफ पड़ रहा है तो मेरे को बोलो, तो अपन करेंगे, ठीक है। ऐसा होगा नहीं, क्योंकि केस जितना डिटेल में अपन करेंगे तो वो केस समझेगा ही, उसका खाली तुमको मतलब करना क्या होता है, 2.5 पेज के केस को 2.5 लाइन के अंदर अंदर समाना है, बस समझा। 2.5 पेज 3 पेज का केस होगा, उसको 2 से 2.5 लाइन के अंदर अंदर अपने को समाना है। सर ऐसे कैसे होएगा, वो मैं बताएगा ना, तुमको क्या टेंशन है, अब करेंगे साथ में करेंगे ना, जो भी करेंगे साथ में करेंगे, हो जाएगा, कर लेंगे। वैसे मैं हर ग्रुप को एक एक केस दूंगा, ठीक है। हर ग्रुप को एक एक केस मिलेगा जो उनको एज अ ग्रुप रेडी करके आना है,
हर ग्रुप में 4 जन है, एक ग्रुप में शायद 5 होंगे तो ठीक है, बाकी हर ग्रुप में 4 जन है, सबको एक एक, हर ग्रुप को एक एक केस दूंगा और पूरा ग्रुप मिल करके रेडी करके आएगा, ठीक है। अब वो जो केस मैंने तुमको दिया, वो केस तुम्हारे ग्रुप के बिहाफ पे कोई एक जन क्लास में बोलेगा, ठीक है। खाली समझाना है, सिंपल से केस के अंदर क्या लिखा है पढ़ करके समझाओ, बिना पढ़े समझाओ, पेपर पे लिख के लेके आओ और वो समझाओ, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे भी समझाना है। लेकिन खाली एक ही शर्त है, जिसने एक बार समझाया नेक्स्ट टाइम में वो वापस नहीं समझाएगा, ठीक है। हर कोई को, हर किसी को बोलने का मौका मिलना चाहिए। इट इज अबाउट सेल्फ कॉन्फिडेंस ऑल्सो। अभी इधर इतने अपने लोगों के सामने नहीं बोलोगे तो बाहर जाके क्या बोलोगे। तो सी, केस सही हुआ तो तुमको कुछ नहीं मिलने वाला, और गलत हुआ तो तुमसे कोई कुछ लेने नहीं वाला है, ठीक है। इट इज ऑल अबाउट मेकिंग एन एफर्ट एंड ट्राइंग। क्योंकि क्यों बता रहा हूं पता है क्या, अभी तो चल करने के लिए मैं सारे के सारे केस पढ़ करके, मेरे पास तो ये केस समरी सब रेडी पड़ा है, मैं पढ़ करके तुमको फटाफट लिखवा भी दूं, बट उससे होएगा क्या मालूम है, उससे होएगा क्या, उससे होएगा ऐसा कि एग्जाम में तो केस तुमको ही पढ़ना है, वो पढ़ करके समझना है, समझ करके लिखना है। क्वेश्चन नंबर 1 40 मार्क, तो समझोगे नहीं तो लिखोगे क्या, क्योंकि केस पढ़ने का भी एक स्पीड होता है। केस 2.5 पेज 3 पेज का केस होएगा, पहला पेज पढ़ते पढ़ते दूसरे पे गए, मालूम ही नहीं पहले पे क्या था, तीसरे पे पहुंचे पहुंचे तो ब्लैंक हो गए, मालूम ही नहीं पड़ रहा केस कौन से चैप्टर का है, क्योंकि पहली बार पढ़ रहे हैं, अभी तक तो अपने को सब रेडीमेड मिला है, तो फायदा ही नहीं होगा ना कुछ। तो दैट इज द ओनली रीजन। बाकी नोबडी इज गोइंग टू टेस्ट योर थॉट प्रोसेस और योर इंटेलिजेंस लेवल और योर लैंग्वेज कितना पावरफुल है, इंग्लिश कितना अच्छा बोल लेते हो, मेरे को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इधर केस आके अपने भाषा में समझा, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ओनली पर्पस इज तुम केस रीड कर सकते हो या नहीं, ये चेक करना अपने को। 116 केसेस है, बांट बांट के भी करेंगे, मतलब तुम लोग जो केस लेकर के आओगे वो अपन समझेंगे, लिखवाऊंगा मैं ही, समझाऊंगा फिर से वही केस में ही, ठीक है। कर दिया मतलब तुमने कर दिया और खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। अपन केस इधर क्लास में डिस्कस करेंगे। जो एकदम ही बचकांड जैसा केस होएगा वो ठीक है, तुम लोग को बोल दूंगा खुद से कर एक बार, अपन डिस्कस कर लेंगे खाली। बाकी कुछ उड़ा देंगे या मिस, सोचने का टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, ठीक है। चल, सबसे पहले कोई भी केस जो तुम्हारे एग्जाम में आता है, हर केस को लिखने का एक तरीका होता है। सबसे पहले ये बेयर एक्ट वगैरह अपन लेके जाने को क्यों बोल रहे हैं, द ओनली पर्पस वाई वी आर एम्फेसाइजिंग ऑन टेकिंग द बेयर एक्ट एंड एवरीथिंग विथ यू इज कि तुम जब वहां पे जाओगे लिखोगे तो तुमको सबसे पहले तो ध्यान रखना है ये कंपनीज एक्ट के कौन से सेक्शन से आ रहा है। कोई भी केस अगर तुमने पूरा केस लिख दिया, उसका आंसर लिख दिया और सेक्शन कोट नहीं किया तो मार्क्स कटेगा। कंपनीज एक्ट की बात कर रहा हूं, बाकी सब एक्ट का मेरे को नहीं पता। कंपनीज एक्ट के लिए मार्क्स कटेगा। अगर उस एक्ट के अंदर, उस सेक्शन के अंदर कोई डेफिनेशन है तो वो डेफिनेशन मतलब उसमें तुम्हारा लैंग्वेज नहीं चलता, तुमको ओपन बुक है, बाय हार्ट क्या करना है, ठीक है। ऐसे डेफिनेशन उतारने का, उस केस को रीड करते टाइम जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, उस केस को स्टडी करते टाइम तुमको सबसे पहले हाथ में पेन पेंसिल कुछ होना चाहिए, जिससे तुम इसमें जो पॉइंट्स है उसको हाईलाइट कर सको। जैसे कुछ फीचर्स दिए, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दिया हुआ, तो उसको तुम हाईलाइट कर सको। केस के अंदर इंपॉर्टेंट होते हैं उस केस के मेरिट्स, उस केस के डीमेरिट्स, जिसके साथ वो केस बनता है, जो तुमको कंपनीज एक्ट के किसी सेक्शन के साथ रिफर करना है, मैच करना है कि अच्छा ये जो बोला है वो इस सेक्शन के साथ मैच होता है, मतलब ये अच्छा ठीक है, ये वाले सेक्शन का रेफरेंस डालना है अपने को, तो वो मैचिंग करना सीखना पड़ेगा। अगर वहां पे कोई फॉर्म नंबर स्पेसिफाइड है तो वो फॉर्म नंबर तुम्हारे पेपर में आना चाहिए, ठीक है। तुमको ओपन बुक है, सो बाय हार्ट तो करना नहीं, तो फिर टेंशन लेने जैसा कुछ नहीं है, बट दिस इज बेसिक रिक्वायरमेंट। सेक्शन नंबर्स है, फॉर्म नंबर्स है, डेफिनेशंस है, ये बेसिक सी चीजें है जो तुम मिस करना अफोर्ड नहीं कर सकते। एट एनी कॉस्ट यू कैन नॉट अफोर्ड टू मिस, ठीक है। तो बेसिक रिक्वायरमेंट्स फॉर राइटिंग एनी केस। अब अभी तुमको क्या करना है, सबसे पहले तो इसको कहीं पे कॉपी कर लो, रिक्वायरमेंट्स फॉर योर एग्जाम्स, मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर योर ओपन बुक एग्जाम्स। लास्ट पेज पे मास्टर इंडेक्स भी बना लो।
चलो भाई स्टार्ट करूं। सब पहला ही केस है तो सिंपल वाला लेते हैं, ठीक है। थोड़े सिंपल वाले केस करते, क्या केस होता है, क्या स्टडी कर रहा है। रेडी है सब लोग? सर ये हो गया कॉपी। सबसे सिंपल वाला केस लेते हैं जो शायद तुमने बचपन में सुना भी होगा, बहुत लोगों को तो ये केस मालूम भी होगा, नोन एज बच्चा सुना है? बच्चा सिंह एफ गुजदार। चलो स्टार्ट करते सर। अरे पेज नंबर कुछ नहीं चाहिए इधर, केस पे ध्यान दो तुम लोग। पहले पेज बंद कर दे, बुक नहीं चाहिए, बुक ही नहीं चाहिए, बिना मॉड्यूल ही नहीं चाहिए, बंद कर दे। कैसे बंद करके बता एक बार। चल रेडी है सब? ओके ध्यान दे, ध्यान दे, ध्यान दे। बच्चा एफ गुजदार बहुत जबरदस्त केस था, अगर पढ़ा हो। मतलब जब हुआ था ये, अभी तो 100 साल पहले का केस होएगा कम से कम, तो जब हुआ था उस टाइम बहुत जबरदस्त हो गया था केस। क्या एक बार बताता हूँ। सी कैसा होता है नॉर्मली कि अपन जो डिविडेंड होता है ना, डिविडेंड आता है ना अपने को, डिविडेंड, तो ये डिविडेंड पे पता है इट इज एग्जेम्प्ट टैक्स में, बराबर। मतलब डिविडेंड पे अपन टैक्स नहीं भरते, लेकिन वो इनकम है ना, तो इनकम है तो टैक्स होना चाहिए कि नहीं? इनकम है तो टैक्स होना चाहिए कि नहीं? लेकिन अपने को एग्जेम्प्ट है, क्यों? क्योंकि कंपनी पे करता है। कंपनी क्या है? कंपनी पे करता है CDT, कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स। तो बिकॉज की ये कंपनी पेमेंट कर देता है तो अपने को एग्जेम्प्ट है। लेकिन ये तो है आज का सीन, ये आज का है, तो अब ऐसा नहीं था उस टाइम पे। उस टाइम पे क्या था? उस टाइम पे क्या था? बच्चा एफ गुजदार के जमाने की बात कर रहा हूं मैं। उस टाइम पे कैसा था कि जो शेयर होल्डर है ना, उसको खुद ही खुद का डिविडेंड पे टैक्स भरना पड़ता है। डिविडेंड है तो टैक्स है, क्योंकि इनकम है तो टैक्स है। तब CDT जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, खुद ही भरना पड़ता था, बराबर। तो अब इधर सीन क्या है कि ये बच्चा एफ गुजदार को डिविडेंड है तो टैक्स भरना पड़ेगा, तो टैक्स भरना पड़ेगा तो ठीक है, उसमें उसको कोई प्रॉब्लम नहीं था, उसने मना नहीं किया था मैं नहीं भरेगी टैक्स, मैं नहीं भरेगा टैक्स, ऐसा कुछ। भरना है तो भर देंगे, उसमें क्या है। प्रॉब्लम कब आया पता है? केस कब फाइल हुआ? जब 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 ये इनकम टैक्स का रूल था कि जो भी तुम्हारा टैक्स होता है ना, इनकम, उस पर टैक्स लगता है। लेकिन अगर ये एग्रीकल्चरल इनकम है, एग्रीकल्चरल इनकम है, तो इसमें 60% एग्जेम्प्ट होता है और टैक्स भरना पड़ता है 40% पे। 40% पे टैक्स आएगा, मालूम है तुम लोग को? ये तो आज भी है, बराबर। तो ये बच्चा एफ गुजदार के केस में सीन क्या हो गया था? केस पता है बच्चा एफ गुजदार वाला? ये बच्चा एफ गुजदार वाले केस में सीन क्या हो गया था? उसने एक कंपनी में इन्वेस्ट किया था। उसने जिस कंपनी में इन्वेस्ट किया था ना, वो कंपनी जिसमें उसने इन्वेस्ट किया था वो कंपनी था टी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, ठीक है। अब वो कंपनी चाय बनाता था, उगाता। तो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टी हो गया, चाय उगाने वाला कंपनी हो गया, तो ये एग्रीकल्चरल बिजनेस हुआ, बराबर। तो एग्रीकल्चरल बिजनेस से उसको डिविडेंड मिला, समझा? तो उसने बोला तो मेरा डिविडेंड जो आ रहा है वो एग्रीकल्चरल से आ रहा है, बिजनेस वाली कंपनी में इन्वेस्ट करने से है, बराबर। तो ये मेरा जो पर्टिकुलर डिविडेंड आ रहा है एग्रीकल्चरल कंपनी में इन्वेस्ट करने से आ रहा है, तो ये डिविडेंड का इनकम भी तो एग्रीकल्चरल इनकम हुआ, है कि नहीं? ये भी तो मेरा एग्रीकल्चरल इनकम हुआ, बराबर। तो कोर्ट बोलता है ऐसा थोड़ी होता है,
मतलब ये तो गलत हो गया ना। तो उसका कहना क्या था कि मैं टैक्स तो भरेगा, ऐसा टैक्स भरने के लिए चोरी नहीं करना, टैक्स तो भरना है, लेकिन एग्रीकल्चरल कंपनी से ही डिविडेंड आ रहा है, तो डिविडेंड इज एग्रीकल्चरल इनकम, इट इज ऑल्सो एन एग्रीकल्चरल इनकम ओनली, क्योंकि एग्रीकल्चरल कंपनी से ही आ रहा है। तो फिर वो डिविडेंड पे टैक्स मैं 40% पे ही भरू ना, पूरे डिविडेंड अमाउंट पे थोड़ी टैक्स भरू फिर। समझा? तो ये सही है कि गलत है, वो केस है। समझे? तो यहां पे फिर हमने एक एग्जांपल दिया, कोर्ट ने एक एग्जांपल दिया कि मतलब आप ये कहना चाहते हो कि जब कोई फार्मर बैंक से लोन लेता है, तो बैंक से लोन लेता है तो रीपेमेंट करता है, रीपेमेंट करेगा तो विथ इंटरेस्ट रीपे करेगा, है ना। तो उसने अगर 1 लाख का लोन लिया तो रीपेमेंट उसने 1,10,000 किया, ठीक है। 10,000 बैंक के लिए इनकम है, तो बैंक वो 10,000 पे टैक्स भरेगा? नहीं भरेगा ना। बैंक वो 10,000 का 40% करेगा, क्योंकि फिर वो लोन तो फार्मर को दिया था ना, फार्मर तो एग्रीकल्चर करता है, तो वो बैंक के लिए एग्रीकल्चरल इनकम हो गया। अब ऐसा कहना चाहते हो ये पॉसिबल है? बोले नहीं। बोले एग्जैक्टली उसी तरह से यू आर नॉट इन्वॉल्व इन द बिजनेस, आपका और उस बिजनेस का कोई लेना देना ही नहीं है, आपका इन्वेस्टमेंट है, एंड यू आर गेटिंग इन्वेस्टमेंट इनकम, नॉट बिजनेस इनकम। समझा? बिजनेस इनकम पे 40-60 का रेशियो आता है, इन्वेस्टमेंट इनकम पे ऐसा कुछ भी बोला हुआ नहीं है। मॉरल ऑफ द स्टोरी, आपको पूरे डिविडेंड अमाउंट पे टैक्स भरना पड़ेगा। समझ में आया? पक्का? अब आ जाओ पेज नंबर 13 पे मॉड्यूल के। वही है, बच्चा घुसदार है क्या उधर, है ना? देख, बच्चा एफ घुसदार वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स लिखा है। हमेशा देख, पहला जो नाम आता है वो कौन होता है? अपीलेंट। अपीलेंट, बराबर। तो अपीलेंट लिख दे, बच्चा एफ को, घुसदार को। अपीलेंट ने केस फाइल किया, तो जिसके खिलाफ केस फाइल किया वो कौन होगा? डिफेंडेंट। वो कौन होगा? डिफेंडेंट। डिफेंडेंट। या फिर तुम अगर अपीलेंट को क्या बोलते हो? प्लेंटिफ। अगर अपीलेंट को तुम प्लेंटिफ बोलते हो तो डिफेंडेंट को क्या बोलोगे? रिस्पोंडेंट। समझा? जैसे सामने सामने नाम यूज करने का, अपीलेंट वापरा तो डिफेंडेंट वापरने का, प्लेंटिफ वापरा तो रिस्पोंडेंट वापरने का। अपीलेंट कौन होता है? जो अपील फाइल करता है। अपील जिसके सामने फाइल किया वो खुद को डिफेंड करेगा या उसका रिस्पॉन्स देगा, इसलिए उसको डिफेंडेंट या रिस्पोंडेंट बोला जाता है। अपीलेंट मतलब जो अपील फाइल करता है, मतलब पहली बार केस फाइल किया, केस गाड़ा उसके सामने, उसको बोलते हैं केस को प्लांट करना, यानी उसको प्लेंटिफ बोला अपन ने। समझ में आ रहा है? खाली समझने के लिए से क्लियर है? अच्छा, केस देख कितना बड़ा है। ये केस तो चलो तुमको मालूम था, ऑलरेडी बचपन में पढ़ा हुआ था, ठीक है, करके फटाफट हो गया। बट डायरेक्टली अगर ये केस रीड करने हो और समझना हो और तुरंत इसका समरी भी चाहिए, तो सोच ले कितना टाइम जाएगा अगर ये नया केस हुआ तो। समझ में आया? ठीक है, चल अपन पहले लिख लेते हैं अपने बुक के अंदर, एक समरी बना देते हैं इस केस का। पेज नंबर लिखना मॉड्यूल का। तुम्हारे बुक के अंदर हर पेज पे नंबर होना चाहिए। मास्टर इंडेक्स में बुक का पेज नंबर भी जरूरी है, ठीक है। हर पेज पे एक नंबर होना चाहिए। सबसे पहले लिखो बच्चा एफ गुजदार, बच्चा एफ गुजदार वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। बच्चा एफ गुजदार वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। बच्चा एफ गुजदार वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। रेडी? अच्छा, तो ये
बच्चा एफ घुसदार वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स में सबसे पहले अपने को एक छोटा सा समरी लिख देना है, ठीक है। और ये ऐसा रेलेवेंस में तुमको अगर कोई स्टोरी अगर उन्होंने बताया तो तुमको डायरेक्ट क्लिक होना चाहिए कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स, अगर वर्ड आया मतलब ये बच्चा एफ घुसदार वाला केस है। समझ में? डिविडेंड टैक्स सीडीटी ऐसा कोई भी वर्ड अगर आता है तो ये बच्चा एफ घुसदार वाला केस होगा, बराबर। चल सो मॉड्यूल का पेज नंबर डाला, रेडी, लिखो सबसे पहले टुडे डिविडेंड इनकम इज एग्जेम्प्ट। समरी है, फैक्ट्स कंक्लूजन तो तुमको ऑलरेडी लिख के दिया है उन्होंने मॉड्यूल में। अब ओपन बुक है, अगर ये अपना नोट्स मतलब कैसा है, यू आर समराइजिंग द 2.5 पेज इनटू दिस 1 पेज एंड इस 1 पेज का क्रक्स बनाना है इन 2 लाइन्स। समझ में? वो प्रोसेस होएगा अपना, गेटिंग द पॉइंट। चल टुडे क्या लिखा, डिविडेंड इनकम इज एग्जेम्प्ट एज द कंपनी pays CDT. Dividend income is exempt as the company pays CDT. Full stop. But full stop मत कर, but earlier dividend income was taxable. Earlier, the dividend income was taxable. Full stop. एक लाइन छोड़ के नेक्स्ट पॉइंट, एग्रीकल्चरल इनकम इज एग्जेम्प्ट टू द एक्सटेंट ऑफ 60%। लिखने का फास्ट रखने का थोड़ा। एग्रीकल्चरल इनकम इज एग्जेम्प्ट टू द एक्सटेंट ऑफ 60% as per Income Tax Act. As per the income tax. Full stop. Next point. Bacha received dividend income from a company. Bacha received dividend income from a company. And as per Companies Act 1913. As per Companies Act 1913 1913, ये बच्चा एफ घुसदार का केस कब का है, 1954, ठीक है। वो टाइम पे 56 वाला एक्ट तो भी आया नहीं था, तभी 1912 1913 वाला एक्ट चल रहा था। तो एज पर द कंपनीज एक्ट 1913 कॉमा, बता क्या लिखा, बच्चा रिसीव डिविडेंड इनकम, डिविडेंड होता है डिविडेंड इनकम फ्रॉम अ कंपनी एंड एज पर कंपनीज एक्ट 1913 बच्चा was supposed to pay tax. बच्चा was supposed to pay tax. बच्चा was supposed to pay tax. On the dividend amount, on the dividend amount, but बच्चा claimed income was received from a company. Income was received from a company manufacturing tea. Manufacturing tea. And hence it is an agricultural income. And hence it is an agricultural income and must be taxed. Must be taxed only to the extent of 40%.
must be taxed only to the extent of 40%. Full stop. Next point. It was held that the company is an artificial juridical person. It was held that the company is an artificial juridical person who makes direct income from agriculture. Who makes direct income from agriculture. Direct income from agriculture. Whereas dividend income earned by the shareholder, cannot be considered as agricultural income, red pen, and hence it shall be taxable. Full stop. एक लाइन छोड़ के example given, कोलन करके लिखो नेक्स्ट लाइन में, नॉर्मल पेन से. एग्जाम्पल गिवन रेड पेन से हेडिंग, फिर अंदर का भी नॉर्मल पेन से. अ बैंक गिव्स लोन टू अ फार्मर, फॉर एग्रीकल्चर पर्पस. A bank gives loan to a farmer for agriculture purpose. Full stop. The farmer repays the loan with interest. Which is an income. For the bank. And hence the bank wants to claim, and hence the bank wants to claim 60% exemption on such interest income. 60% exemption on such interest income, because income was generated originally from agricultural business. Because income was generated originally from the agricultural business. एग्रीकल्चरल बिजनेस. फुल स्टॉप. नेक्स्ट लाइन में लिखने का जजमेंट डैश करके नॉट अलाउड बिकॉज इट इज नॉट अ डायरेक्ट इनकम, not allowed because it is not a direct income from the agricultural business. It is not a direct income from the agricultural business. Done? क्लियर है? अच्छा, अब देख, ये केस का लेंथ तेरे बुक में देख और ये केस जो अपन ने लिखा उसको देख. समझा? इसको बोलते हैं समरी ऑफ द केस. ये काय के लिए दिया अपन ने? दिस इज द केस का क्रक्स. तो 2 लाइन में लिखना है. 2 लाइन में क्या लिखोगे?
कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स, लेकिन अभी तो कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स वो टाइम पे तो नहीं था ना, समझा। तो क्रक्स में तुम इसमें क्या लिख सकते हो, क्रक्स में सीधा सीधा लिख सकते हो कि एग्रीकल्चरल इनकम डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम एन एग्रीकल्चरल कंपनी इज नॉट एन एग्रीकल्चरल इनकम, हेंस डिविडेंड इज फुल्ली टैक्सेबल। समझ में? केस का नाम बच्चा है गुजदार। बट एग्जाम के टाइम पे अगर वो दो ही लाइन पढ़ोगे तो केस थोड़ी याद आने वाला है। बच्चा है गुजदार तो चले, एक एक्सेप्शन है कि तुमको ऑलरेडी ये केस पहले से पता है, तो ऑलरेडी पता है तो कोई टेंशन नहीं है। बट अदरवाइज अगर कोई अभी जो अगला वाला केस कराऊंगा वो तो पहली बार पढ़ोगे, नया केस होगा, तो वो टाइम पे वो दो लाइन का क्रक्स पढ़ के तुमको पूरा केस थोड़ी स्ट्राइक होने वाला है। लेकिन फिर पूरा केस पढ़ने का टाइम भी तो नहीं है, समझ रहे? तो अब केस भी याद करना है और क्रक्स भी समझना है, तो कैसे करेंगे? मॉड्यूल नहीं देखने का रहता है वो टाइम पे, समरी देखने का। समरी रीड करोगे तो केस याद आएगा, केस याद आएगा तो क्रक्स पढ़ने का। क्रक्स पढ़ लिया मतलब तुम्हारा वो केस एक रेडी हो गया। अब तुमको जहां पर भी एग्जाम में अगर कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स वर्ड आया या एग्रीकल्चरल इनकम डिविडेंड टैक्स ऐसा कोई वर्ड्स अगर क्लिक हुआ ऐसा कोई, तो तुमको तो खाली मास्टर इंडेक्स पे जाना है। मास्टर इंडेक्स पे गए तो मास्टर इंडेक्स पे जाके बच्चा एफ गुजदार, तुमको डिविडेंड वर्ड वाला जो आंसर में रहेगा बच्चा एफ गुजदार क्लिक हुआ अगर तो बेस्ट, नहीं तो डिविडेंड वर्ड वाला जो भी क्रक्स छोटे छोटे लिखे वो देख ले। देख करके बाजू में केस का नाम मिल गया, केस का नाम सीधा आंसर में उतार देने का, रेफरेंस केस लो बच्चा एफ गुजदार वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, 1 मार्क तेरे को उधर ही मिल गया। ठीक है, फिर उधर तूने अपने बुक का पेज नंबर लिखा हुआ है, अपने बुक का पेज नंबर खोल, एक आधे पौने पेज में तूने समरी बनाया, बराबर। वो आधे पौने पेज का समरी क्विक रीड कर ले ऊपर से, जस्ट ये समझने को कि क्वेश्चन ने जो दिया है और तूने जो पढ़ा वो दोनों सिमिलर लाइंस पे मैच हुआ। मॉड्यूल का पेज नंबर खोल, उतार दे पूरा केस, जो जैसे क्वेश्चन में पूछा है वैसा। क्वेश्चन में वो पूरा केस नहीं पूछेंगे, तुमको 10-10 मार्क का 4 क्वेश्चन आएगा, तो ये केस का पार्ट तुमको लिखना पड़ेगा वैसे। तो उसके लिए पहले केस तो मालूम होना चाहिए, फिर डिपेंड्स तुमको जो भी पूछा उस हिसाब से लिखना पड़ेगा। अगर पूरा केस पूछा तो पूरा लिख देने का, पूरा केस पूछेंगे तो फिर इतना बड़ा वाला ना भी आए, उसका पार्ट आए, उसका क्रक्स आए, उस केस में से कुछ निकालने का है। डिट्टो ओपन बुक का मतलब ही ये होता है कि तुम्हारे लैंग्वेज में नहीं चाहिए। तुम्हारे सामने बुक खुला है, फिर खुद के लैंग्वेज में क्यों लिखना है? समझ रहे? तो अपने को लगेगा कि वो लोग को लगेगा तो कॉपी करना है, इधर चेक ये करना है कि तेरे को याद भी है करना है, वो मालूम होना चाहिए। मॉड्यूल से डिट्टो छाप, बेयर एक्ट से डिट्टो छाप, जहां से छापना है छाप, उन्होंने तो फुल लिबर्टी देके रखा है। समझ रहा है? तुमको यहां तक बता दो, ये तो मास्टर इंडेक्स में बनवा रहा हूं, मैं ना भी बनवाऊं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि बाय द एंड ऑफ जनवरी फेब्रुवरी तक जब रिजल्ट आ जाने के बाद जून अटेम्प्ट के लिए ऐसा किसी ना किसी ने तो मास्टर इंडेक्स बनाया होगा। जिसने भी बनाया होगा वो गूगल पे सर्च करना, तुमको दुनिया भर के मास्टर इंडेक्स मिल जाएंगे, किसी ना किसी के बनाए हुए। बट वो रिस्की हो जाएगा, नहीं मिला तो तब तुम कहां बनाने बैठोगे? समझ रहे? मतलब होता है, पिछले अटेम्प्ट में मिल गया था, लास्ट अटेम्प्ट वालों को मिल गया था एक बार, कुछ टॉपिक्स के केस लॉस के क्रक्स लिखे हुए मास्टर इंडेक्स पूरा कॉपी पेस्ट करना पूरा रेडी मिल गया था। नसीब की बात है वैसा, समझ में? अच्छा, अगला केस लेते, चल फटाफट। अगला केस है, देख ले उसमें यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस महालक्ष्मी सॉ मिल्स प्राइवेट लिमिटेड। आगे पीछे होएगा, उसके पीछे होएगा, आगे तो नहीं होगा। 15 पे है, नेक्स्ट ही है। महालक्ष्मी सॉ बुक मॉड्यूल किधर है बेटा? नेक्स्ट पेज पे तेरे को पेज का रेफरेंस देने का है। कोई भी केस नए पेज पे स्टार्ट करना, भले उस पर्टिकुलर पेज का तुम्हारा 2 या 3 ही लाइन यूज हुआ है, नए पेज पे स्टार्ट, केस नए पेज पे स्टार्ट करना, क्योंकि तुमको पीछे पेज नंबर वगैरह लिखने। एग्जाम के टाइम पे एक ही पेज पे 2-2, 3-3 केस हुए तो तुम ढूंढने नहीं बैठने वाले कौन सा केस है, तुमने सीधा पेज नंबर लिखा तो उस पेज पे एक ही केस होना चाहिए, क्योंकि मेरे को 3 घंटे में पेपर देखना भी है, पढ़ना भी है, समझना भी है और लिख के खत्म भी करना है। ठीक है, इधर लगेगा यार पूरा पेज वेस्ट हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ता है। पेज वेस्ट होने से अगर क्लिक होता है कि यार ये एक पेज पे एक ही और उसका मार्क्स मेरे को मिलेगा, तो होने दे पेज वेस्ट, 2 झाड़ ज्यादा लगा देना बाहर जाके। यूनियन ऑफ इंडिया एंड महालक्ष्मी सॉ मिल्स
प्राइवेट लिमिटेड। ये केस देख कैसा है, मस्त केस है। छोटा केस है। ये जो 1.5 से 2 पेज के अंदर खत्म हो जाता है ना, 1.5 से 1.25 पेज में, इसको छोटा केस बोलते हैं। सच्ची बोलो, आगे आगे जाएंगे ना मालूम पड़ेंगे केसेस कितने बड़े बड़े होते हैं। ये बहुत छोटा केस है, सिंपल सा केस है। एक काम करते हैं, पहले एक बार रीड कर लो, देखो क्या समझ में आता है, फिर मैं समझाता हूं, फिर वापस रीड करते हैं। ठीक है, कौन सा वाला समझ में बेटर आएगा अपन समझते एक बार। ध्यान से पढ़ना, लेकिन फटाफट पढ़ना, एग्जाम चालू हो उस हिसाब से। ठीक है, कोई कोई वर्ड्स होंगे। अच्छा हाँ, अरे वो लिस्ट निकाल एग्जाम में लेके जाने वाले आइटम का, बुक में लिखा है ना जो, वो लिस्ट में एक और आइटम ऐड कर, सबसे इंपॉर्टेंट डिक्शनरी कंपलसरी, इसके बिना तो जाना ही मत, समझेगा नहीं केस में लिखा क्या है। ठीक है, इसके बिना तो जाना ही मत, एक बार एक्ट भूल गया ना चलेगा, डिक्शनरी भूलना मत। ठीक है, कंपलसरी है। अब ये डिक्शनरी इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, ये केस पर समझ में आएगा। नॉर्मल इंग्लिश, जल्दी जल्दी पढ़ रहे हैं केस पर, टाइम पास नहीं चाहिए जरा भी। आवाज क्या ना बाहर निकाल दूंगा। पूरा केस पढ़ना है, पूरा केस।
ऑल्टरेशन लिख दो वहां पे, फिलहाल मीनिंग बताऊंगा बाद में। ऑल्टरेशन और चेंज, म्यूटेशन का मतलब ऑल्टरेशन होता है, चेंज होता है, या वो चेंज को रिकॉर्ड करना, उसी चेंज को रिकॉर्ड करना मतलब म्यूटेशन होता है। पढ़ा? केस समझ में आया? समझाओ। पढ़ पढ़, तू पढ़ ले, फास्ट पढ़, तो टाइम वेस्ट इतना अभी तो उतना कम, कंसाइज कंसाइज कॉम्पैक्ट। इधर देखा, इधर देखा, क्या बोल रहा हूँ, किधर लिखा है तेरे को मिला वर्ड? अच्छा, would also cease to be a transfer and would not attract any stamp duty. It would also not be a consideration. वो वर्ड किधर है इसमें? एज अ नेसेसरी रिक्वायरमेंट है वो। रेडी है? रेडी है? चले केस समझाओ अभी, ध्यान दो इधर। तू समझा, चल स्टार्ट कर, कोशिश कर, कोशिश कर, बिंदास। अरे हाँ हाँ ठीक। फिर चल कोई ना, बढ़िया। सुनो अभी समझो, इतना समझा 70% सही है, 30% पढ़ना ही बाकी है शायद। ठीक है, कोई ना कोई ना कोई ना, समझ, इधर इधर ध्यान दे, इधर ध्यान दे, मैं बताता हूँ। ये जो केस है, यूनियन ऑफ इंडिया, यूनियन ऑफ इंडिया, यूनियन ऑफ इंडिया का मतलब होता है सीजी, यूनियन, बराबर। सीजी मतलब सीजी सीजी नहीं, सीजी मतलब सीजी का कोई भी डिपार्टमेंट, ठीक है। जैसे कि एलएनडीओ, लैंड एंड डेवलपमेंट ऑफिसर, या लैंड एंड डेवलपमेंट ऑफिस, समझ में? इसको बोलते हैं एलएनडीओ। इसको अभी एलएनडीओ जब केस फाइल करता है ना, तो एलएनडीओ वर्सेस महालक्ष्मी लिखते हैं। एलएनडीओ इज नथिंग, सीजी का डिपार्टमेंट, विच इज नथिंग बट यूनियन इंडिया, तो अल्टीमेटली इज नोन एज यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस महालक्ष्मी सॉ मिल्स प्राइवेट लिमिटेड, बराबर। तो अपीलेंट को अपीलेंट लिख दे, रिस्पोंडेंट को रिस्पोंडेंट लिख दे। अपीलेंट के बाजू में ब्रैकेट में डाल दे एलएनडीओ, अपीलेंट के बाजू में ब्रैकेट में डाल दे एलएनडीओ। तो ये तेरे को हायर कोर्ट वाला दिया हुआ है ना? हाँ, तो ये तेरे को पुराना वाला केस दिया ही नहीं है, ये तेरे को दिया ही है टॉप लेवल वाला, थर्ड हायरार्की वाला केस है ये, तीसरी बार वाला। देखते करते, तो सुन, तो ध्यान से सुन, इधर ध्यान दो सब लोग। रेडी है लोग? चल, तो सबसे पहले क्या हुआ, ठीक है, सबसे पहले प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने एक जमीन जगजोत सिंह के नाम पे लीज बना करके ट्रांसफर करी, ठीक है। ये हुआ सन 1962 में, समझे? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने जगजोत सिंह को एक जमीन दी लीज पे ईयर 1962 के अंदर। इस लीज के लिए एक डीड बनाया होगा, बराबर। तो उस डीड के लिए उस डीड के अंदर सबसे पहला पॉइंट क्या लिखा था? सबसे पहला पॉइंट लिखा था कि अब अगर कभी भी ये लीज ट्रांसफर हुई, ठीक है, किसी और को असाइन हुई या ट्रांसफर हुई, तो उसके लिए तुमको लेना पड़ेगा एलएनडीओ का अप्रूवल। दूसरा, इस डीड के अंदर उन्होंने स्पेसिफाई किया था कि क्लेम
एंड रिकवर कर सकते। क्या चीज? एनी अनअर्न्ड इंक्रीज, एनी अनअर्न्ड, क्योंकि ये जमीन तुम्हारा नहीं है ना, तुमको तो लीज पे मिला है, तो इसके ऊपर का जो भी अनअर्न्ड इंक्रीज होगा, नोशनल इनकम जैसा अभी तक हुआ है, अगर तुमने फिर किसी और के नाम पे लीज दिया तो तुम उसके पास से एक्स्ट्रा पैसा ले रहे हो, तो एक्स्ट्रा पैसा जो आ रहा है ना, ठीक है, वो हम रिकवर करेंगे। अनअर्न्ड इंक्रीज ऑफ द वैल्यू ऑफ द लीज विल बी रिकवर्ड। बट यहां पे क्या बोला है? रिक्लेम और रिकवर द अनअर्न्ड इंक्रीज एट द टाइम ऑफ, इसमें इंक क्या, एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर, एट द टाइम ऑफ, अरे तो लिखू कैसे, लेकिन एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर subsequent to first transfer, the time of transfer subsequent फर्स्ट ट्रांसफर, मतलब पहले ट्रांसफर के बाद से जो भी ट्रांसफर्स होंगे वो सारे के सारे सब्सिक्वेंट ट्रांसफर्स के लिए क्या बोला है, भी अनअर्न इंक्रीज होएगा, वो भी तुमको ये एलएनडीओ रिकवर कर सकता है या क्लेम कर सकता है, बराबर। तो अभी तक इसमें क्या हुआ, पहले जगजोत सिंह ने क्या किया, जगजोत सिंह ने एमएसएम पार्टनरशिप फॉर्म, क्या किया, एमएसएम पार्टनरशिप फॉर्म को ये लीज वाला लिया हुआ जो लैंड था वो ट्रांसफर किया। ये जगजोत सिंह ने जो ट्रांसफर किया, रुक जा, ठीक है, चल इधर जाने दे। सबसे पहले क्या हुआ, जगजोत सिंह ने ट्रांसफर किया टू एमएसएम, ये फर्म है, ठीक है। जगजोत सिंह ने जो ये ट्रांसफर किया टू एमएसएम पार्टनरशिप फर्म, ये ट्रांसफर हुआ सन 1966 के, लैंड मिला था उसको 62 में, ठीक है, उसने इसको ट्रांसफर किया 66 के अंदर। दिस इज द फर्स्ट ट्रांसफर, ठीक है। उन्होंने तो बोला सब्सिक्वेंट फर्स्ट ट्रांसफर जो भी अनअर्न्ड इंक्रीज होगा वो हम क्लेम कर सकते हैं, वही देखा ना, ट्रांसफर सब्सिक्वेंट टू द फर्स्ट ट्रांसफर। फिर क्या हुआ, ये एमएसएम पार्टनरशिप फर्म था ना, जो उसका बिजनेस बढ़ते गया, यार अपन एक काम करते हैं, अपन ना इस फॉर्म को कन्वर्ट कर लेते हैं इनटू प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, तो क्या कंपनी का स्टेटस मिल जाएगा, लिमिटेड लायबिलिटी का बेनिफिट मिलेगा, ब्ला ब्ला ब्ला, तो उन्होंने कन्वर्ट किया। तो अब जब फॉर्म कंपनी में कन्वर्ट हुआ तो फॉर्म के एसेट्स जो भी कंपनी के नाम पे जाएंगे, तो यहां से वापस सब कुछ फॉर्म का जो था एमएसएम फॉर्म का वो ट्रांसफर हो गया इन द नेम ऑफ कंपनी। कौन सा कंपनी, एमएसएम प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। ये हुआ सन 1986 के अंदर, बराबर है। सारे एसेट, सारे लायबिलिटी, सब कुछ ट्रांसफर हो गया। तो ये एमएसएम जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी था, उसने एलएनडीओ को एप्लीकेशन दिया कि हम अपना जो भी लीज डीड आपका फर्म के नाम पे है उसको इस पर्टिकुलर कंपनी के नाम पे ट्रांसफर करना चाहते हैं, तो आप कृपया अप्रूवल दे दीजिए। एलएनडीओ ने क्या बोला, एलएनडीओ ने बोला कि द राइट्स, द ऑब्लिगेशंस, द लायबिलिटीज जो इस पर्टिकुलर लैंड से जुड़ा हुआ है वो पार्टनरशिप के नाम पे, बराबर। फर्स्ट ट्रांसफर वो पार्टनरशिप फॉर्म के नाम पे, एंड सब्सिक्वेंटली जब वो पार्टनरशिप फॉर्म से एमएसएम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के नाम पे ट्रांसफर हो रहा है, तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी फॉर्म नहीं होता, स्टेटस अलग हो जाएगा, बराबर। तो वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो वो फॉर्म नहीं होता तो उसका तो स्टेटस ही अलग हो जाएगा, एंड दैट इज व्हाई इट शैल बी ट्रीटेड एज अ सब्सिक्वेंट ट्रांसफर। फर्स्ट ट्रांसफर जगजोत सिंह टू फॉर्म, तो बोलता है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को जो ट्रांसफर होना ना फॉर्म टू कंपनी, उसको सब्सिक्वेंट ट्रांसफर मानेंगे, एंड बिकॉज वो सब्सिक्वेंट ट्रांसफर है तो हमको अनअर्न्ड इंक्रीज का जो भी पैसा आएगा वो मिलना चाहिए। बिकॉज वो सब्सिक्वेंट ट्रांसफर है तो हमको अनअर्न्ड इंक्रीज का पैसा मिलना चाहिए, बराबर। तो कोर्ट ने बोला बरोबर है, मिलना ही चाहिए, है मिलना ही चाहिए। तो ये पैसा तो उनको मिलना चाहिए, उनको पैसा मिलेगा। जब ये डिसीजन आया पहले वाले, वो पैसा, क्योंकि ये तो भाई सब्सिक्वेंट ट्रांसफर होता है
तो सब्सिक्वेंट ट्रांसफर है तो एज पर द लीज डीड उनको मिलना ही चाहिए। कंपनी ने इसको चैलेंज किया, कंपनी ने इस डिमांड को चैलेंज किया अंडर अ रिट पिटिशन, यानी हाईकोर्ट में चैलेंज हुआ। ये चैलेंज हुआ एंड सक्सेस भी हो गया, चैलेंज सक्सीड भी हो गया, उनके फेवर में डिसीजन आया ये बोल के कि द डिमांड बाय द एलएनडीओ वाज क्वाश्ड, यानी कैंसल्ड। क्वाश करके उसको ऑर्डर हाईकोर्ट ने कि सीधा सीधा ट्रांसफर रजिस्टर कर दे इन द नेम ऑफ द कंपनी, क्योंकि तुम जो डिमांड कर रहे हो ये अनअर्न्ड इंक्रीज, ये डिमांड वाजिब नहीं है। ऐसा हाईकोर्ट ने फिर ऑर्डर पास किया। ठीक है, अब हाईकोर्ट ने फिर जो ये ऑर्डर पास किया तो सही पास किया कि गलत पास किया? हाईकोर्ट ने ये ऑर्डर पास किया कि भाई एलएनडीओ ने जो बोला है वो गलत है, ये अपील जो है वो कंपनी जीत जाता है, ऐसा ऑर्डर पास किया और बोले कंपनी तुम सही, एलएनडीओ तू गलत, तो पूरा ट्रांसफर करके नाम रजिस्टर कर दे। बराबर, तो सही किया कि गलत किया? एलएनडीओ बोलता है ऐसे थोड़ी, मैं भी अपील करेगा। फिर एलएनडीओ ने फर्दर अपील किया, अपन जो पढ़ रहे हैं ये वो वाला केस है। एलएनडीओ ने फर्दर अपील की, एलएनडीओ फर्दर अपील की, वो फर्दर अपील में बोला गया कि ट्रांसफर ऑफ फर्म टू द प्राइवेट लिमिटेड कंपनी वाज अ ट्रांसफर subsequent to the first transfer and hence वो जो ट्रांसफर हुआ फ्रॉम अ फर्म टू प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, इट शैल बी कंसिडर्ड एज अ जेन्युइन ट्रांसफर बिकॉज जब वो पार्टनरशिप फर्म था उस टाइम पे द राइट्स एंड लायबिलिटीज ऑब्लिगेशंस ऑफ द पार्टनर्स आर सेम एज द फर्म, बट जब वहां से कंपनी में कन्वर्ट हुआ तो अब the rights and liabilities or obligations of the members or the management of the company is separate from the company, because company is a separate legal entity unlike a partnership firm. तो ये तो पूरा का पूरा स्टेटस ही चेंज हो रहा है। बिकॉज ये पूरा का पूरा स्टेटस ही चेंज हो रहा है तो हाईकोर्ट ने जो ऑर्डर पास किया था कि कंपनी तो सही है, वो ऑर्डर को हम सेट असाइड करते हैं, कैंसल करते हैं और एक नया ऑर्डर पास करते हैं कि अपील इज ग्रांटेड। अपील इज ग्रांटेड मतलब वर्डिक्ट नहीं दिया, इधर ये वर्डिक्ट नहीं दिया कि पैसा भरेगा कि नहीं भरेगा कि क्या करेगा, अभी तो खाली ये अपील जो है वो ग्रांट किया जाता है, इस केस को खारिज नहीं किया जाता है, इस केस को वैलिडली एक्सेप्ट करके हम आगे बढ़ा सकते हैं, ऐसा उन्होंने अपील ग्रांट कर दिया। समझा? ये केस है। हाँ, अनअर्न्ड इंक्रीज लिखा नहीं है क्या? तो वो क्या लिखा है उधर? सब्सिक्वेंट फर्स्ट ट्रांसफर के बाद सब्सिक्वेंट ट्रांसफर का अनअर्न्ड इंक्रीज क्लेम करेगा, लिखा था। पढ़े बेटा, पूरा पढ़। चलो रे बच्चे लोग सुनो, सबसे पहले एक वर्ड आया होगा सुप्रा। सुप्रा मतलब एज गिवन अबाउ, लिखते जाओ फटाफट। सुप्रा मतलब एज गिवन अबाउ। म्यूटेशन मतलब ऑल्टरेशन और चेंज और रिकॉर्ड, ऑल्टरेशन और चेंज और रिकॉर्ड द चेंज और रिकॉर्ड। क्वॉशिंग मतलब कैंसलिंग। एलएनडीओ लिखा, फिर कंपेंडियस, कंसाइज, डन। फिर एक पैराग्राफ दिया है, इवन दो ऑल द अर्स्टवाइल पार्टनर्स। मिला पैराग्राफ? पूरा पैराग्राफ ब्रैकेट में डाल और उधर लिख वेरी इंपॉर्टेंट। पैराग्राफ को ब्रैकेट में डाल और लिख वेरी इंपॉर्टेंट। डन। चल इसका समरी लिखते हैं। अर्स्टवाइल इज एन इंग्लिश वर्ड, क्या होता है? अभी तक जैसे बोलता है ना, एग्जिस्टिंग जैसा वैसा। कल से डिक्शनरी लेके आना क्लास में।
जो तुमको लाना है वो, मीनिंग तो सेम ही होएगा ना। डिक्शनरी लेके आना। रीजन बीइंग एग्जाम में भी अगर वर्ड्स ढूंढने बैठोगे तो कितना टाइम जाता है, अगर पहले से ज्यादा जाता है तो अभी से प्रैक्टिस करना है कि फटाफट वर्ड्स ढूंढ के कम से कम टाइम जाने चाहिए। रेडी है? चला लिखो रे लिखो, आवाज मत कर। केस का नाम लिखा, मॉड्यूल का पेज नंबर लिखा, मॉड्यूल में इसका पेज नंबर लिखा, लिखो। प्रेसिडेंट gives a land on lease to Mr. Jagjot Singh in 1962. Appellant equal to LNDO. Appellant equal to LNDO. Appellant equal to LNDO. Next, lease deed specifies the following. Lease deed specifies the following. कोलन करके फर्स्ट, approval of the LNDO. Approval of the LNDO before assignment or transfer. Approval of LNDO before assignment or transfer. Before assignment or transfer. Second, B. Claim and recover unearned increase. Claim and recover unearned increase. At the time of transfer. Subsequent to first transfer. Subsequent to first transfer. फुल स्टॉप। एक लाइन छोड़ के फर्स्ट ट्रांसफर इक्वल टू जगजोत सिंह टू मेसर्स MSM फर्म। जगजोत सिंह टू मेसर्स MSM फर्म। डैश करके देखो 1966। सबसे नेक्स्ट फुल स्टॉप। नेक्स्ट सब्सिक्वेंट ट्रांसफर MSM फर्म टू MSM प्राइवेट लिमिटेड। डैश करके 1986। full stop. Then next, thereby all assets, liabilities, etc. of the firm to be transferred to company. To be transferred to the company. Full stop. Next point. MSM Private Limited applied for the conversion of lease. MSM Private Limited applied for the conversion of lease from MSM firm
to MSM Private Limited Company. From MSM firm to MSM Private Limited Company by an application to LNDO. By an application to LNDO. Full stop. Next point. LNDO. LNDO quotes. LNDO quotes. Quotes that since all rights, obligations, assets, liabilities, etc. Since all rights, obligations, assets, liabilities, etc. are being transferred that actually belong to partnership firm shall be treated as a subsequent transfer. And hence the demand for unearned increase is tenable. टेनेबल मतलब एक्सेप्टेड वैसा. नेक्स्ट लाइन में सेंटर में रेड पेन से लिखो बट. नेक्स्ट लाइन में सेंटर में रेड पेन से लिखो बट. बट के नीचे नेक्स्ट लाइन में नॉर्मल स्टेटमेंट. द कंपनी चैलेंज द डिमांड of unearned increase under a writ petition and succeeded as the demand by LNDO was quashed. LNDO was quashed and directed to mutate / record the leasehold land in the name of the company. In the name of company. Full stop. Land in the name of the company. Full stop. एक लाइन छोड़ के नेक्स्ट. LNDO further applied. LNDO further applied. लिखते जा, बहुत है. LNDO further applied. Full stop. Next point. It was then stated that the transfer from MSM firm to MSM company was a transfer
The transfer from MSM firm to MSM company was a transfer subsequent to the first transfer. And hence the unearned increase shall be payable. And hence the unearned increase shall be payable. The unearned increase shall be payable. Full stop. Continue. Full stop. Continue. That is because ownership is shifted from partners to respondent company. That is because the ownership is shifted from partners to a respondent company. From the partners to the respondent company. And unlike the partnership firm, comma, company is distinct from its shareholders. Company is distinct from its shareholders. Company is distinct from its shareholders. Full stop. Next point, red pen say. Hence the decision of the learned single judge. Hence the decision of the learned single judge under the writ petition should be set aside and the power for further appeal granted. Power for further appeal is granted. Done? Clear? Full stop. पढ़ ले, समरी पढ़ ले. पूरा केस समझ में आ रहा है क्या? अभी देख जरा, समरी पढ़ अपना. अरे समझा क्या केस अभी? पक्का इसका क्रक्स लिखने का तुमको कोशिश करना, बना के लाना. चल तीसरा केस करते हैं आज का, आखिरी केस फॉर द डे. सिद्धार्थ गुप्ता वर्सेस दिल्ली गोल्फ क्लब. नेक्स्ट ही है मेरे ख्याल से. सिद्धार्थ गुप्ता मिला. सिद्धार्थ गुप्ता वर्सेस द दिल्ली गोल्फ क्लब. रेडी एवरीबॉडी? चल केस पढ़िए वाला. सिद्धार्थ गुप्ता वर्सेस दिल्ली गोल्फ क्लब केस पढ़ो, समझो, देखो कुछ समझ में आता है क्या. थोड़ा कंफ्यूजन होगा,
टेंशन मत लेना, आराम से पढ़ो, मैं समझाऊंगा, धीरे धीरे पढ़ो।
कौन समझा रहा है? हाँ बेस्ट है वो तो करा, वही तो चाहिए अपने को। बोल बोल तो बोल, हो गया बोल, कर कोशिश करो, कोशिश करने में क्या है। परमानेंट कैसे होएगा? इंजंक्शन इज स्टे ऑर्डर, इंजंक्शन इज स्टे ऑर्डर। परमानेंट तो डिसमिसल हो गया वो। परमानेंट इंजंक्शन इज नथिंग बट डिसमिसल, तो वो डिसमिसल होता है कुछ भी। चल सुनो सुनो सुनो, मैं समझा देता हूँ ना, सुन लेना एक बार। कभी उधर ही फैक्ट्स भी है तू। सीकिंग परमानेंट इंजंक्शन का मतलब क्या होता है? वो डिसमिसल ऑर्डर चाहता है कि मेरे को परमानेंट मेंबरशिप दे दो, तो उसको नहीं दिया, बोले अभी टेम्पररी इंजंक्शन है। क्या क्या? उसको तो चाहिए था बेनिफिट। सुन सुन केस बता, अरे सुन रे, इधर देख, सुन अभी। सिद्धार्थ गुप्ता ने कंपनी उस क्लब की मेंबरशिप के लिए फीस भर के रखा था, मेंबरशिप फीस फंड्स भर के रखा। 5 साल के बाद उसको रिप्लाई आया कि तुम्हारा नंबर आ चुका है, अब तुम, एक बहुत सारे क्लब्स में होता है ऐसा। अब जैसे तुम टाउन साइड जाओगे, वहां पे वेलिंगटन क्लब है, वेलिंगटन क्लब में तो मतलब तुम जाओगे तो तुमको कोई मेंबरशिप भी नहीं देगा, समझ रहे? वो क्लब का रिक्वायरमेंट ही अलग है, वो क्लास देख करके देते हैं। वैसे मफतलाल है, उसमें भी वेटिंग है मेंबरशिप, वेटिंग 2 साल 4 साल 5 साल 10 साल कितना भी लग सकता है। तो इस तरह से मेंबरशिप बेची जाती है क्लब्स में। यहाँ पे इसका 5 साल बाद नंबर आया, 5 साल बाद नंबर आया तो भाई साहब को मेंबरशिप मिला, तो मेंबरशिप फीस भरने को बोला, तो भाई साहब ने भर दिया। फिर उसने बोला कि वो पहले मैंने भरा था वो रिफंड कर दो, कर दिया, वो तो कोई प्रॉब्लम था ही नहीं। फिर एक ऑर्डर पास हुआ जिससे उसकी मेंबरशिप को डिस्क्वालीफाई कर दिया। इसको बुरा लग गया, बोले एक तो 5 साल तक वेट किया मैंने बिना मच किए, जैसे तैसे करके अब मरते मरते तो मेंबरशिप मिला, वो भी अब इन्होंने वापस छीन लिया, ऐसे कैसे? तो इसने केस फाइल कर दिया, केस फाइल कर दिया सेइंग दैट ये मेरे साथ गलत हो रहा है। केस किस फाइल किया? सिद्धार्थ गुप्ता ने। तो वो कौन हो गया? अपीलेंट, बराबर। किसके खिलाफ फाइल किया? गोल्फ क्लब एक, और दूसरा डिफेंडर नंबर 2 ही दिया, नाम नहीं दिया वहां पे, है कि नहीं? नाम नहीं दिया, लिखो नाम, नाम लिखो, नाम लिखो। पहले अपीलेंट, फिर जो दिल्ली गोल्फ क्लब लिखा है उधर लिखो D1, फिर D2 का नाम लिखो मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन एंड डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन लैंड एंड डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन लैंड एंड डेवलपमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। भगवान देख रहा है। ये डिफेंडेंट 2 का नाम नहीं दिया है, वो कभी रियल वाला केस पढ़ोगे ना उसमें ये नाम मिलेगा। इसमें तो तुमको खाली केस का एक पार्ट दिया हुआ है निकाल कर। क्या इसने, अरे ये क्लब के अथॉरिटीज में आते हैं ना लोग, तो क्लब को चलाता कौन है? ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन लैंड एंड डेवलपमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाले, उसमें लैंड एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के हिसाब से क्लब बनता है ना, तो उनके अथॉरिटीज के हिसाब से रिजर्वेशंस होते हैं, सीट्स होते हैं, अप्रूवल्स होते हैं, अप्रूवल्स कंफर्मेशंस होते हैं। तो इनको लगा कि वो जो मेंबरशिप इन्होंने ग्रांट किया है वो बराबर नहीं ग्रांट किया, या वॉट एवर मे बी द रीजन अपने को यहाँ पे स्पेसिफाइड नहीं है, तो उन्होंने कंपनी को, क्लब को बोल करके इसकी मेंबरशिप से हटवा दिया, समझा? तो ये भाई साहब को तकलीफ क्या हुआ कि ऐसे कैसे हटाए? एक तो 5 साल तक मैंने वेट किया,
और उसके ऊपर से फिर वापस तुमने हटा भी दिया, तो ऐसे कैसे तुम मेरे को हटा सकते हो? समझ रहे? तो ऐसे कैसे हटा सकते हो? मतलब अरे मतलब हटाना भी है तो कम से कम मेरे को बताओ तो सही। ये तो डायरेक्ट नाम ही हटा दिया। तो ये भाई साहब ने कोर्ट में एप्लीकेशन फाइल किया कि एक, मेरे को तो कोई अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट दिया नहीं गया, दूसरा ये नाम हटाने से पहले मुझे इन्फॉर्म भी नहीं किया गया, कोई नोटिस भी नहीं दिया गया, तो मेरे साथ जो हुआ है वो गलत हो रहा है, मुझे इंसाफ चाहिए। ऐसे उसने इंसाफ मांगा। कोर्ट ने क्या बोला? रुक रहे, ऐसे नहीं होता है, ऐसे वो लोग करेंगे नहीं, लेकिन देखने दे हम लोग को, एक काम कर, वी आर ग्रांटिंग यू अ इंजंक्शन। इंजंक्शन मतलब टेम्पररी स्टे ऑर्डर जैसा, कि फिलहाल उन लोग ने जो भी एक्शन लिया है वो वैलिड नहीं माना जाएगा। यू अलॉन्ग विथ योर फैमिली कैन गो एंड एंजॉय द बेनिफिट्स ऑफ द क्लब जब तक हमारा फाइनल ऑर्डर पास नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पे उसको इंजंक्शन ऑर्डर ग्रांट किया गया। इंजंक्शन ऑर्डर ग्रांट किया गया मतलब उसका अपील एक्सेप्ट किया गया, एंड उसके ऊपर से जो नाम कैंसिलेशन और क्लब में नो एंट्री वाला जो ये लगाया था वो हटा करके उसको क्लब के बेनिफिट्स एंजॉय करने का राइट्स बस दिया गया। समझ में आया? ऐसा केस है ये। क्लियर है? पक्का? अच्छा, अब एक मिनट पहले मॉडल दे करा, धीरे धीरे सब करेंगे। ओके चल, सिंपल सिंपल पहले छोटे छोटे एक बार देता हूं। ग्रुप नंबर 1 कौन है? 1 वाले 1 2 3 4 सिद्धि 5। ठीक है, तुम लोग देख लो अपने को देख लो भाई। ठीक है, चेक कर लिया, मालूम पड़ गया? ठीक, तुम लोग करोगे केस पेज नंबर 1 वाला, कनोडिया नेट्स प्राइवेट लिमिटेड। कनोडिया नेट्स प्राइवेट लिमिटेड। फिर ग्रुप 2 कौन है? 1 2 3 4। ठीक है, थॉमस के जगदीशन, सेकंड केस है, सेकंड केस। फिर केस ग्रुप 3। ओके, तुम लोग करो, रुक जा, तुम लोग करो एसोसिएटेड जर्नल्स वर्सेस एलएनडीओ, पेज 7 पे। कोई भी कौन सा? 3 है ना तुम लोग का। फिर 4 वाले। ठीक है, तुम लोग करो पेज 6 पे, बैंक स्ट्रीट सिक्योरिटीज वर्सेस रीजनल डायरेक्टर। किया? फिर ग्रुप 5, 1 2 3 4 और 6 में कौन है? 1 2 3 4। ठीक है, ओके। 5 एक काम कर, पेज नंबर 10 उषा मार्टिन वेंचर्स। ठीक है, और 6 पेज नंबर 4, पेज नंबर 4 जयपुर मेटल्स। जयपुर मेटल्स एंड इलेक्ट्रिकल्स, पेज नंबर 4। शे चुप एकदम, आवाज नहीं। पेज नंबर, फिर ग्रुप 7 कर, पेज 10 उषा मार्टिन वेंचर्स। वही दिया? जाओ, ठीक है, रुक जा, फिर रुक जा, तुमको अलग है। तुम लोग करो पेज 22 मद्रास पेट्रोकेम वर्सेस बीआईएफआर। थोड़ा समझ के करना पड़ेगा। ये कौन है 7 नंबर में? थोड़ा समझ के करना ये वाला केस। ठीक है, दिमाग लगाना पड़ेगा इसमें थोड़ा सा। चल, और फिर 8 नंबर कौन है? 8 नंबर तुम लोग है ना, तुम लोग करो 23 वाला आरओसी। ठीक है, सुन, ग्रुप नंबर 1 2, हाँ ठीक है, एक मिनट, 23 बोला ना? ठीक है, और सुन, ग्रुप नंबर 5 कौन था? 5 1 2 3। अच्छा,
23 पे एक केस है, वो भी करने है। 23 वाला तुम लोग को दे दिया मैंने। ओम प्रकाश 25 वाला छोटा सा केस है, ठीक है, वो भी करना है। और ग्रुप 6 को करना पड़ेगा। ठीक है, 26 पे है देख, BIFR एंड KMA लिमिटेड मिला, BIFR KMA लिमिटेड, ठीक है। 7 कौन है? 7 तुम लोग को एक डिफिकल्ट वाला दिया ना थोड़ा, ठीक है, तो एक काम कर, चुप। 7 वाले दूसरा ये कर, 30 पे रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। और 8 पे कौन है? 8 पे तुम लोग केस लो, ये वाला 19 पे मधुसूदन गोवर्धन दास एंड कंपनी। मस्त केस है, बहुत इंटरेस्टिंग केस है। सुन बता रहा हूं, सुन, मिल गया सब लोग को अपना अपना। ग्रुप नंबर 5, 6, 7, 8 को 2-2 केस है, 1, 2, 3, 4 को 1-1 केस है, ठीक है। सुन, 1, 2, 3, 4 तुम लोग के जो 1-1 केस है तुम लोग मड़ी करके लेके आओगे, और 5, 6, 7, 8 तुम्हारे जो 2-2 केस है तुम लोग रेडी करके लेके आओगे, दोनों केस, ठीक है। या 2 जन 1 केस, 2 जन 2 केस करेंगे, वैसे करना, वैसे जो तुमको को कोई फर्क नहीं पड़ता, बट क्लास में बोलते टाइम हर केस अलग अलग आदमी बोलेगा, ठीक है। हाँ वैसे तो, क्योंकि ये केसेस, इसमें कुछ कुछ केसेस ऐसे होंगे जो अकेले अगर इंडिविजुअली बांटे ना तो डिफिकल्ट हो जाएंगे, समझने और इंटरप्रेट करने डिफिकल्ट हो जाएंगे। तो एटलीस्ट 2-2 जन, 3-3, 2-2 जन तो मिलके करना, ठीक है। डिक्शनरी साथ में रखना, ट्राई टू डू इट, हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो भी करना पड़ेगा, ठीक है। कोशिश किया, बनाया, रॉन्ग हुआ मेरे को फर्क नहीं पड़ता है, रॉन्ग हुआ तो मैं रेक्टिफाई करके पूरा केस करा दूंगा, मेरे को राइट सही ऐसा रिक्वायरमेंट नहीं है, अटेम्प्ट करना है बस, ठीक है। चल सी यू।